नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं पद विश्लेषण की। पद विश्लेषण वास्तव में बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रोचक टॉपिक है। हम पहले आपको बताएंगे कि पद क्या हैं। तो पद वे प्रश्न हैं जिनको प्रश्न पत्रों में स्थान दिया जाता है। अब देखिए, प्रश्नों को प्रश्न पत्रों में स्थान मिलने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर दो चीजें आवश्यक हैं। प्रश्नों को प्रश्न पत्रों में स्थान मिले, उसके लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है प्रश्नों का कठिनाई स्तर और दूसरा है प्रश्नों की विभेदक क्षमता। इन दोनों में से एक भी यदि गड़बड़ है तो प्रश्नों को प्रश्न पत्रों में स्थान नहीं मिल पाता है। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे आपसे कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या है और विभेदक क्षमता क्या है और ये दोनों कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम आज के अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और आइटम एनालिसिस को यानी पद विश्लेषण को हम प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। तो आइटम एनालिसिस में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कठिनाई स्तर का, यानी डिफिकल्टी वैल्यू भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहले तथ्य पे हम चलते हैं। प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो प्रश्न पत्रों में प्रश्न पत्रों का चयन यानी प्रश्न पत्रों में जिन प्रश्नों को स्थान मिलता है वो दो चीजें हैं। पहला तो है कठिनाई स्तर और दूसरा है विभेदन क्षमता। कठिनाई स्तर को इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्टी वैल्यू यानी डीवी, और दूसरा है विभेदन क्षमता यानी इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, तो या DI। इन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। दोस्तों, ऐसा वीडियो आप कभी देखे नहीं होंगे YouTube पर। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आप कभी पाए नहीं होंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखिए। कठिनाई स्तर यानी DV, डिफिकल्टी वैल्यू क्या है। तो अब देखिए, सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों एवं कुल विद्यार्थियों का अनुपात। सही उत्तर कितने विद्यार्थियों ने दिया और टोटल विद्यार्थी, इन दो चीजों को हम लेते हैं। तो सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी बटे टोटल विद्यार्थी, ये रेशियो आता है। ये सॉरी डीवी जो है ये सॉरी यानी डिफिकल्टी वैल्यू हम फाइंड करते हैं कठिनाई स्तर इस सूत्र से R/T। तो R, अब देखो अगर इसको प्रतिशत में हम निकालेंगे तो R/T × 100 करते हैं। तो अब देखिए, एक हम उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि हर प्रश्न का कठिनाई स्तर देखा जाता है, प्रत्येक प्रश्न का, किसी प्रश्न का यदि 200 विद्यार्थियों में 70 विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो प्रश्न का कठिनाई स्तर होगा
देखिए कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का 200 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, तो कठिनाई स्तर इसका क्या होगा, R/T यानी 70/200 यानी 7/20 अर्थात 0.35 इस किसी एक प्रश्न का कठिनाई स्तर आया। अब देखिए इसी को यदि प्रतिशत में हम निकालते हैं तो डिफिकल्टी वैल्यू इक्वल टू R/T इंटू 100। R कितना था 70 और T कितना है 200 इंटू 100। अब ये 100 को 200 को काट दिया तो 100 दूना 200 और 200 दूना 2 का 70 को अगर 2 से काटेंगे तो आएगा 35, यानी 35% कठिनाई स्तर इसका आया। अब और आगे चलते हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर 200 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों ने सही दिया, तब डिफिकल्टी वैल्यू क्या होगी, DV इक्वल टू 60/200 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.30। प्रतिशत में अगर इसको कहें तो DV इक्वल टू आ जाएगा 60/200 इंटू 100 इक्वल टू 30%। अब देखिए ज़्यादा प्रश्नों को माने किसी प्रश्न को 60 विद्यार्थियों ने हल किया, यानी प्रश्न क्या होगा, एक प्रश्न को 60 विद्यार्थी हल करते हैं और एक प्रश्न को अभी हमने चर्चा किया 70 विद्यार्थियों ने हल किया था। तो कठिन प्रश्न कौन सा है, जिसको 60 विद्यार्थी हल कर रहे हैं। 60 विद्यार्थी जो हल कर रहे हैं वो प्रश्न कठिन है, 70 विद्यार्थी जो प्रश्न हल कर रहे हैं वो प्रश्न सरल है। अब देखो डिफिकल्टी वैल्यू, जो कठिन प्रश्न की डिफिकल्टी वैल्यू कितनी आई, कम आई, और सरल प्रश्न की डिफिकल्टी वैल्यू कितनी आई, ज़्यादा आई। अब आगे देखते हैं और प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनता है यदि कठिनाई स्तर का मान अधिक आता है, कठिनाई स्तर का मान अधिक आता है तो प्रश्न की प्रकृति होगी सरल होगी। प्रश्न यदि सरल होगा तो उसका कठिनाई स्तर ज़्यादा आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। और आगे चलते हैं, यदि किसी प्रश्न के कठिनाई स्तर का मान कम होता है तो प्रश्न की प्रकृति कठिन होगी। ये क्लियर हो गया आपको, उदाहरण देकर भी हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे। यदि किसी प्रश्न को 200 विद्यार्थियों में से किसी ने हल नहीं किया तो कठिनाई स्तर क्या होगा, किसी ने हल नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि प्रश्न बहुत ही कठिन है, इसीलिए किसी ने नहीं किया, तो इसका कठिनाई स्तर क्या होगा, DV इक्वल टू R/T इक्वल टू 0/200, यानी कठिनाई स्तर इसका कितना आ गया, 0। कठिन प्रश्न का कठिनाई स्तर 0। और जिसको सभी लोगों ने हल कर दिया, किसी प्रश्न को सभी लोगों ने हल कर दिया तो क्या होगा, 100/100 गुणे 100 यानी 100, ये तो प्रतिशत में हो गया। और यदि रेशियो में निकालते हैं तो 100/100 यानी कितना हो गया, 1। तो सबसे अधिक कठिनाई स्तर क्या होगा, 1। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि किसी प्रश्न का सबसे ज़्यादा कठिनाई स्तर क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, और सबसे कम कठिनाई स्तर क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है। ये ध्यान देने की बात है, ऐसा वीडियो आप कहीं देखे नहीं होंगे, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। यहाँ पर कठिनाई स्तर 0 है, अतः प्रश्न बहुत कठिन है। और यदि कठिनाई स्तर 1 है
तो प्रश्न बहुत सरल है, अर्थात सभी लोगों ने कर डाला है उसको। अब हम आगे चलते हैं। बात आती है अच्छे प्रश्न कौन से होते हैं। देखो, जिस प्रश्न को कोई न कर सके वो भी प्रश्न अच्छे नहीं माने जाते हैं, और जिस प्रश्न को सभी कर डालें वो भी प्रश्न कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अच्छे प्रश्न वे होते हैं जिनका कठिनाई स्तर 0.30 से 0.70 के मध्य होता है। ये प्रश्न सबसे अच्छे माने जाते हैं, अर्थात ऐसे प्रश्न जिसे 70% से ऊपर विद्यार्थी हल कर लें, अथवा ऐसे प्रश्न जिसे 30% से कम विद्यार्थी हल कर पाएं, अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक एक चीज आपको हम क्लियर करा रहे हैं कठिनाई स्तर पर। अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कठिनाई स्तर पर चर्चा। अब आप चर्चा करते हैं विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता भी एक बहुत बड़ी शर्त है प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान देने के लिए। तो विभेदन क्षमता देखिए, विभेदन क्षमता ज्ञात करने के लिए दो समूह लिए जाते हैं छात्रों के। 10-10 के समूह ले लिए जाएं या 20-20 के समूह ले लिए जाएं, दो समूह लिए जाते हैं। एक तो अगर मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं, उसमें 10 उच्च क्षमता वाले विद्यार्थी ले लीजिए और 10 निम्न क्षमता वाले विद्यार्थी ले लीजिए। इस तरह के हम दो समूह बनाते हैं, और अधिक विभेदक प्रश्न अधिक अच्छे माने जाते हैं। जिनकी विभेदन क्षमता अधिक हो वो प्रश्न ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब आइए देखते हैं विभेदन क्षमता किस सूत्र से निकालते हैं। विभेदन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र यह है DI, विभेदन क्षमता। अब DI को कैसे निकालते हैं? P1 माइनस P2 अपान अंडर रूट P1 इंटू Q1 अपान N1 प्लस P2 इंटू Q2 अपान N2। अब देखिए P1 P2 Q1 Q2 N1 N2 है क्या? तो देखिए P1 क्या है? P1 है उच्च क्षमता वाले समूह में प्रश्न को सही करने वालों का प्रतिशत। उच्च क्षमता वाले समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने प्रश्न को हल किया है। और P2 क्या है? निम्न क्षमता वाले समूह से प्रश्न को सही हल करने वालों का प्रतिशत है ये। अब आगे देखते हैं Q1 क्या है? उच्च समूह से प्रश्न को गलत करने वालों का प्रतिशत है ये Q1। उच्च समूह से प्रश्न को गलत करने वालों का प्रतिशत। और Q2 क्या है? निम्न समूह से प्रश्न को गलत करने वालों का प्रतिशत। आपको बिल्कुल अच्छे से अगर आप कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और मैंने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है। N1 क्या है? उच्च समूह की कुल संख्या। उच्च क्षमता वाला जो समूह है उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर 10 हैं तो वो 10 हो सकता है। और निम्न समूह की कुल संख्या, अगर 10 विद्यार्थी हैं तो 10 होगा। निम्न क्षमता वाले समूह में टोटल विद्यार्थियों की संख्या है ये। अब चलते हैं आगे। माना दो समूहों में उच्च क्षमता वाले समूह से, दो समूहों में उच्च क्षमता वाले समूह से सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 80 है, तथा निम्न क्षमता वाले समूह से सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 30 है। तो अब ये देखिए, उच्च क्षमता वाले विद्यार्थी जो हैं वो 80% विद्यार्थी सही करते हैं, तो यानी गलत करने वाले कितने हो गए? 20। इसी प्रश्न से समझ में आ जाता है। और निम्न क्षमता वाले समूह से उसी प्रश्न को 30% विद्यार्थी करते हैं, तो यानी गलत कितने करते हैं?
70%। आइए अब देखते हैं P1 P2 Q1 Q2 निकाल लेते हैं। देखिए P1 क्या है, उच्च क्षमता वाले समूह से सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थी हैं 80। तो गलत करने वाले कितने हो गए जी 20। और P2 क्या है, निम्न समूह से सही करने वाले विद्यार्थी हैं 30। तो गलत करने वाले विद्यार्थी कितने हो गए 70, यानी Q2 कितना हो गया 70। और दोनों में 10-10 विद्यार्थी हैं, दोनों समूहों में 10-10 विद्यार्थी हैं। तो ये N1 10 और N2 10 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं सूत्र में, DI = P1 - P2 अपान ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए P1 जहाँ है 80, P2 के स्थान पर 30, P1 के स्थान पर 80 इंटू Q1 के स्थान पर 20/10 धन 30 × 70, यानी P2 के स्थान पर 30, Q2 के स्थान पर 70। पूरी वैल्यू को हम रख देते हैं, N1 और N2 का मान रख देते हैं। इसको हम हल करते हैं तो इसकी जो विभेदन क्षमता आती है 2.59 आती है। हल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रश्न है ये प्रश्न जो है उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रश्न है। और उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रश्न क्यों है, किसी प्रश्न की यदि विभेदन क्षमता 0.30 से ऊपर है अगर, तो वो उच्च विभेदन क्षमता वाला प्रश्न है। अब चलिए, लेकिन प्रश्न पत्र में स्थान पाने के लिए उच्च विभेदन क्षमता बस से मतलब नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि उस प्रश्न का कठिनाई स्तर भी होना चाहिए। दोनों शर्तें होनी चाहिए, तभी प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न स्थान पा सकता है। लेकिन विभेदन क्षमता के दृष्टिकोण से तो ये स्थान पा सकता है। अब चलिए देखते हैं आगे, किन प्रश्नों को प्रश्न पत्र में जगह मिलती है। तो देखिए, जिस प्रश्न का DV यानी कठिनाई स्तर 0.30 से 0.70 के मध्य हो कठिनाई स्तर, तथा DI यानी विभेदन क्षमता एवं 0.30 हो, दोनों ही शर्तों को अगर प्रश्न पर दोनों ही शर्तें ये लागू हो रही हैं, अगर ये दोनों ही शर्तें लागू हो रही हैं तभी प्रश्न पत्र में स्थान मिलेगा। अर्थात प्रश्नों को प्रश्न पत्र में आने से पहले उन्हें कई विद्यार्थियों पर देखिए, अब ये मेरा दृष्टिकोण है, मेरी सोच है, सबकी हम नहीं बता सकते। प्रश्नों को प्रश्न पत्र में आने से पहले उन्हें कई विद्यार्थियों पर प्रशासित किया गया होता है, कई विद्यार्थियों पर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। अतः प्रश्न पत्र लीक होने का खतरा बना रहता है। ये मेरी सोच है, आप अपनी सोच को कमेंट में लिखेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य कि प्रश्न कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने प्रश्न होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें लगभग 15 दिन परीक्षाएं चलती हैं और प्रतिदिन 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं। एक शिफ्ट में कम से कम 150 प्रश्न होते हैं, यानी दोनों शिफ्ट में कुल 300 प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए 15 दिन अगर परीक्षाएं चलती है तो 4500 प्रश्न होते हैं, और 4500 प्रश्नों का कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता देखना बहुत सरल नहीं है। अगर परीक्षाओं में कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता देखी जाती है, 4500 प्रश्नों का जो जिन परीक्षाओं की अभी हमने बात किया, तो वास्तव में लीक होने का खतरा भी है। और दूसरी तरफ अगर नहीं देखा जाता कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता, तो प्रश्न पर इनवैलिड होने का प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न
को हम नहीं कह सकती हूँ कोई प्रश्न, उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वैध होगा। ये मेरा दृष्टिकोण है और आप अपने दृष्टिकोण को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने महत्वपूर्ण चीज़ें इतने क्लियर कट आइडिया से, इतनी अच्छी विधि से, इतना अच्छा डाउट क्लियर करते हुए शायद आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर किया करें, अपने मित्रों से चर्चा करें, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।